ये हमारा मैथ में सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया 2023 का। सेट नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में खंडा में पहले तो 20 नंबर तुम्हारे विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं मार्कशीट से, तो पहले विकल्प वाले क्वेश्चन ही बता देते हैं। पहले जो प्रश्न है उसमें कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। इसका हम चलो कोड भी डाल देते हैं। इसका कोड है DW। हो सकता है कुछ लोगों के आंसर अलग अलग होते हैं। अग्रवाल का ये आंसर हम पढ़ा रहे हैं तो आंसर अलग अलग की कोड से तुम्हारा मिल जाएगा। हो सकता है तुम्हारा सेट 2 ना हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन कोड वही होगा, D और W ही होगा। ठीक है, कोड मिला लेना अपना। तो निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या तुम्हें छांटनी है। तो परिमेय संख्या बोलते हैं जिसमें रूट ना हो, D के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें रूट ना लगा हो। तो इसमें देखो परिमेय संख्या और रूट लगो समय लगा है, समय लगा है, रूट 9 लिखा है और रूट 9 का वर्गमूल कितना, तो इसमें तो रूट हट जाएगा। तो इसलिए इसका यही उत्तर हो जाएगा पहला। बाकी पे रूट नहीं हट पाएगा। और ये वाली जो संख्या उसकी ये वाली अच्छा डी वाला ये अपन में क्यों नहीं है, परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये क्रिया कंटिन्यू चल रही है, 0 1 0 1 ये ऐसे कंटिन्यू क्रिया चल रही है, इसलिए ये भी परिमेय ही मानी जाएगी। तो इसलिए तुम्हारी जो परिमेय संख्या होगी इसका पहले का उत्तर लगा देना। बी वाला देखो, बी वाला क्या, इसका दूसरा प्रश्न देखो। रेखीय समीकरण का एक हल है तो x + y = 10 और x - y = 4। इनका हल क्या करना है, बहुत आसान है। उत्तर से ही पहले पता कर लिया करो, तो जोड़ो डायरेक्टली। कैसे? इनको ऐसा हल करो कि इनको जोड़ने पे भी 10 आ जाए और घटाने पे 4 बचे। 6 इसको माने 4 इसको माने, अगर एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लो। 6 ना इसको 7 मानो, 7 इसको 3 इसको 7 3 7 इसको 3 इसको 7 में से 3 के कितने हो गया उत्तर? x का 7 y का 3 मौखिक उत्तर हो गया। ऐसे लगा दो, हल करना अपना बिलोकुल से। भाई से भाई कितने x या कितने 14, 2 से काट दो कितना 7, x बराबर कितना 7। ये मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ मान अगर रख देंगे तो यहाँ 7 रखेंगे प्लस y बराबर में कितना है 10 और 7 उधर जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 3। लो दोनों उत्तर हो गए, जो भी है वो टिक लगा लो। बिंदु तीसरा क्वेश्चन है, कहा है बिंदु 5,9 की बाह्य अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा होता है ये अक्ष है, मान लो ये मूल बिंदु होता है 0 और 5,9 बिंदु देखना है। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 हो गया, 5 अंक यहाँ पर पहुंच गया और 9 बाई पर होना चाहिए। तो 9 तक छोटे छोटे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 का है। 5,9 देखना है, 5,9 देखो, 5 के सामने 9 के सामने यही तो बिंदु होगा, ये बिंदु हो गया 5,9। इस बिंदु की ये x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी, तो यहाँ से दूरी कितनी है 5। कितनी है देखो, 1 2 3 या तो 5 ही है। अगर x अक्ष से दूरी पूछी होती तो 9, तो कितनी होती, तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर कितना 5। किस विकल्प में है, सी। मात्रक कोई ना कोई होता है दूरी का, इसलिए यहाँ पे मात्रक लिख दिया जाता है कि ना सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ दिया नहीं है, नोट कर दिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हो और समकोण भी हो, तो मतलब 90 भी कोण बने और 2 भुजाएं भी बराबर हो। ये 2 भुजाएं मान लो बराबर हैं और ये इसका फिर कर्ण हो जाएगा। इसकी तुम्हें लंबाई पूछी है और जो उसकी भुजा दी गई थी वो 5√2 सेंटीमीटर है। ये वाली जो है वो कितनी है 5√2 सेंटीमीटर। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी कितना होगा 5√2 सेंटीमीटर। और ये तुम्हें ज्ञात करना है तो आराम से पाइथागोरस का सूत्र लगा के कर्ण की लंबाई ज्ञात कर लो। AC² बराबर लंब स्क्वायर यानी BC² आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। AC BC का मान कितना है 5√2 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी वही है 5√2 का स्क्वायर। यहाँ 25 और यहाँ रूट हट जाएगा तो 25 दूने कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 50 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। इधर क्या चल रहा था
स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 100 का वर्गमूल कितना, तो 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान होगा। साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान पूछा है। तो इसमें क्या करते हैं, वो 90 में से तोड़ वाले तोड़ लेते थे, दोनों में से किसी एक को तोड़ लो, इसको तोड़ दे या इसको तोड़ दे, घटाने वाले साथ में होते हमने बताया था, इसको तोड़ देते। कास स्क्वायर ऐसे ही 72 है, 72 में से 90 में से कितने घटाए कि 72 बचे, घटाने वाले साथ में होते हैं, 18 घटा दो। ये देखो कास स्क्वायर 72 लिखा, ये भी कास स्क्वायर 72 ही लिखा है, और इधर कितना तुम्हारा चल रहा, साइन स्क्वायर 18 माइनस, और 90 में तो बदल जाता है, कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर 18 है सही, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, कितना बचा 0, ये इसका उत्तर हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक b के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। विषम के लिए देखो क्या हमने x मान के बताया था तुमने, अगर कोई x है और सम के लिए बनाया तो 2 से गुणा कर देते हैं, सम हो जाता है, और विषम के लिए इसी सम में ही एक जोड़ देते हैं तो विषम हो जाता है। लेकिन सवाल ने खाली p करके बताया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2p + 1 कितना हो जाएगा। अगर सम का पूछा होता तो 2p होता, सम का पूछा होता तो कितना होता है, और विषम का पूछा है तो 2p + 1। अगला सवाल देखो 7वां, माध्य से आया क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7 8 x 7 8 x 11 14 और तथा माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य भी x ही दिया गया, माध्य कितना दिया गया x, अब माध्य का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, शॉर्ट में लिखते हैं योग बटे संख्या। माध्य बराबर योग बटे कितना, संख्या, माध्य की जगह कितना x, योग मतलब इनका सबका जोड़, 8 + 7 + x + 11 + 14 बटे में कितना, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, त्रिची गुणा कर दो, 5x बराबर में संख्या जोड़ लो, 8 7 15 15 और 11 कितने हुए 26, 26 और 14 कितने हो गए 40, और प्लस कितना x, तो 40 प्लस कितना x, x इधर आएंगे माइनस का घट जाएंगे, कितने x बचेंगे 4x, और बराबर में कितना 40 और 4.40, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c, 8वां क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0, और इसमें क्या गया, इसके मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होते हैं तो विविधता d का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे जब मूल समान हो, जब मूल समान हो, जब मूल समान है तो विविधता d का मान कितना होता है 0। विविधता d का सूत्र b² - 4ac, b² - 4ac बराबर में कितना, हमें c का मान चाहिए, a का मान a है, b का मान b है, c का मान c ही है, तो ऐसा करो इसको उधर ले चलो, b² ऐसे ही, 4ac उधर क्या आएगा प्लस का, c का मान निकालेंगे 4a कहाँ जाएगा, c बराबर कितना आ गया, b² बटे में कितना, और ये इसका उत्तर हो गया। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है, दिए गए चित्र में AD बराबर x + 3 दिया गया और DB बराबर ये मान दिया गया है, और D समांतर BC दिया गया, DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसमें सवाल ने x का मान पूछा होगा, तो x का मान कितना है। इसके लिए देखो तुम्हें ये AD का मान x + 3 सेंटीमीटर है, AE का मान x सेंटीमीटर है, और DB का मान 3x + 19 है, और EC का मान 3x + 4 है। तो ऐसे सवाल में बता कौन सी प्रमेय लगती थी, बेंच की प्रमेय से। बेंच की प्रमेय से अगर ये भुजा अगर इसके समांतर है तो क्या लिखते थे, AD के बटे में DB और बराबर AE के बटे में EC, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे AD के बटे में DB और बराबर में AE के बटे में कितना EC लगाएंगे। अब AD का मान कितना x + 3, DB का मान कितना 3x + 19 बराबर में AE का मान कितना x और EC का मान कितना 3x + 4। अब तिरछी गुणा करके हल करके इसका आंसर ज्ञात कर लीजिए।
चलो इसको हम करते हैं पहले 3x², यहाँ 19x हो जाएंगे, यहाँ कराओ पहले x से करा इसमें 3x², फिर x से 4 में कराओ तो 4x, और 3 की बाकी अभी है, 3 की 3 दिया 9x, और 3 की 4 में तो कितना 12, बराबर में एक जैसे वाले मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये कितने x हो गए 19x, ये 4x और 1 13x, इधर आएंगे माइनस के, बराबर में कितने बचे 19 में से 13x गए, कितने x बचे 6x, बराबर में कितना 6 से काट दो 6 दूनी, तो x का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, जो भी विकल्प सही बोलेगा। लीजिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले सम संख्याएं लिखते हैं, सम संख्याएं, और वो भी 1 से 10 तक लिखनी है तुम्हें, यानी 2 4 6 8 10, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो ये हमारी सम संख्या हो गई। इनका समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इनको जोड़ दीजिए। सर्व चलो लिख लें, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग इनको जोड़ो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितनी है संख्या 5, 1 2 3 4 5 ही तो है, तो 5 हो गया। 6 से 12 20 और 30 हो गया बटे में 5 से कट गया कितना गया 6, तो इसका समांतर माध्य कितना गया 6, इसका आंसर हो गया। कहा गया संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड तो बहुत आसान होता है, 156 के खाली गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करो इसको, 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 8 16, 2 दिया 6, 2 ने 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 दिया 9, और कितना हो जाएगा 13 × 1 = 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आया, तो 2 की घात 3 कितनी बार आया, 1 की घात 3 की घात 1 लिखो या ना लिखो, 13 कितनी बार 1 घात, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। कौन सा उत्तर होगा, बी वाला। क्वेश्चन है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक कितना दिया गया है, 24 और 12 दिया गया है, तो माध्य लिख लेते हैं। इसका 24 दिया गया है, माध्य दिया गया है 24, और बहुलक कितना दिया गया इसका है 12 दिया गया है, तो बहुलक इसका दिया गया है 12। और सवाल ने पूछा इसमें कितना है, बहुलक है 12 दिया गया, सवाल ने पूछा इसका माध्यक कितना होगा, यानी माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक सूत्र होता है, पहले इसमें उस पहले सेट में 20वां क्वेश्चन था, सूत्र था क्या सूत्र था इसका, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। यहाँ से मान देते हैं, बहुलक की जगह 3 इधर माध्यक ज्ञात करना है, -2 माध्य की जगह कितना 24, 24 दूनी 48 हो गए, इधर आ जाएंगे प्लस के, तो 12 में 48 तुम्हारे प्लस के हो गए, बराबर में 3 माध्यक हो गया, तो ये जुड़ गए कितने हो गए 60 हो गए, तो बराबर में कितने 3 माध्यक हो गया, तो ये 3 से कट गया तो कितना आ गया 20, तो हमारा माध्यक उत्तर हो गया कौन सा 20 हो गया, जो भी विकल्प में है वो इसका 20। देखिए क्वेश्चन अगला 13वां क्वेश्चन, समीकरण दी गई है 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 दिया गया। दूसरा ये आवाज क्यों आ रही, +4x + ky = 10, बराबर में कितना 10। इसमें कहा गया अपरिमेय रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब अनेक हल होते हैं तो तीनों मान संबंध बराबर होते हैं। जब अनेक हल हो, ये सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, जब अनेक हल हो तो हमारे पास सूत्र होता है a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। a1 b1 c1 इनको मानते हैं, a2 b2 c2 इनको मानते हैं, मतलब 2/4 यहाँ हो जाएगा, 2 बटे कितना 4, b1 / b2 मतलब 3/k। हर इनके गुणांकों को लिखते हैं x y के, x y नहीं लिखा जाता है, 3/k, c1 / c2 मतलब 5/10। अब चाहे यहाँ से हल कर लो, के का मान यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, बात एक ही है। देखो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, अब यहाँ से आ गया, यहाँ से भी काट दो 5 × 5 = 5 दूनी 10। अब चाहे 3/k को इसके बराबर लिख लो और चाहे इसके बराबर लिख लो, बात तो एक ही है। तो 1/2 के बराबर हम 3/k लिख देते हैं, तो k बराबर 3 दूनी 6, तो k का मान 6 हो गया। इसका नोट कर लीजिए।
देखो अगला क्वेश्चन है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। एक त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है BDE, तो BDE तो इसी त्रिभुज में ही होगा फिर। और उसके आगे क्वेश्चन फिर और पढ़ते हैं, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु हो गया, चलो D हो गया यहाँ पर। और ABC और BDE क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें दूसरा त्रिभुज था BDE, BD तो E फिर यहाँ कहीं मान लो समबाहु त्रिभुज के लिए, तो E इसमें मान लेते हैं, तो ये तुम्हारा बन गया BDE। ये त्रिभुज तुम्हारा ऐसा बन गया, तो त्रिभुज इसी में हो गया। अब इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर। अगर त्रिभुज ABC की भुजा अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, इनका भुजा क्या होगा, बराबर। अब ये मध्य बिंदु कहा गया, तो फिर ये कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, x/2 बचा होगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये भी समबाहु ही बोला गया, ये भी तो समबाहु त्रिभुज ही है, ये भी समबाहु त्रिभुज ही है, तो इसकी भुजा ये भी हुई, ये भी उतनी हुई, ये भी उतनी हुई, यानी x/2 ही हुई। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सूत्र लगा दो, क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE, यहाँ पर त्रिभुज बना सकते हैं। अब लेकिन समबाहु वैसे तो होता है इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर समबाहु सूत्र लगाएंगे, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। याद है समबाहु में क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो वो लगाओगे तब भी बात वही आने वाली है, लगा दो, लेकिन √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये किसकी भुजा लिखोगे, ABC की भुजा, कोई x है तो x मान लो, कोई भी देख लो, चाहे ये भी x, ये भी x, बटे में इसका भी वही समबाहु त्रिभुज है, √3/4 रहेगा गुणे भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है, x/2 का स्क्वायर है, तो ये इससे तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, इसको हल कर लो। x स्क्वायर ऐसे ही बटे में x स्क्वायर बटे में 4, x स्क्वायर एक में कट गया, 4 बटे के बटे में तो पलट के ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 × 4 बटे में 1 बचेगा, तो 4:1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान है, त्रिकोणमिति से आया है। cos A बराबर 7/25, cos A बराबर दिया गया है 7/25 दिया गया है, तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले tan A cot A दोनों के मान ज्ञात कर लेते त्रिभुज से। त्रिभुज से तुम्हें मैंने बताया cos A, इसको नाम A मान लो, इसका नाम B मान लो, इसका नाम C मान लो। cos पर होता है आधार बटे कड़, क्या होता है, तो आधार मतलब हो गया 7 और कड़ कितना हो गया 25, तो ये लंब पाइथागोरस नियम से लगा लीजिए, फिर लगाओ कड़ का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। मान रख दो सबके, AC का मान 25 का स्क्वायर, BC हमें ज्ञात करना है, AB का मान 7 का स्क्वायर, 25 का वर्ग 7 से इधर आएंगे काहे के बराबर में क्या बचेगा, घटा तो कितने बचे, यहाँ घटाओ, 15 से 9 गए, कितने बचे, 6 बचे, और यहाँ 11 से कितने बचे, 576 बचेंगे, क्योंकि 476 ही वर्गमूल होता है 24 का। स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ जाएगा, और इसका 576 किसका वर्गमूल हो जाएगा 24 का, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 24 की। अब तुम्हें किसका मान चाहिए था, tan A प्लस cot A का, किसका चाहिए था, tan A प्लस cot A का चाहिए था, बहुत आसान है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या था, लंब बटे लंब कितना, आधार कितना, तो 24/7 tan A की जगह रख देंगे, 24/7। अब cot होता है इसी का उल्टा, आधार बटे लंब, यानी 7/24, कितना 7/24, बस तिरछी गुणा कर लो, 24 की गुणा 576 हुआ, 7 से कितना हुआ 49 हुआ, नीचे गुणा करा लो 24 × 7, चलो लिख लो एक बार, 7 × 24, ऊपर जोड़ दो, कितने हो गए, 625 होंगे, अभी घटाए थे जब, 7 को 28, 7 से लगे कितने 2, और 7 दूनी 14, तो कितने 16, कट रहा कटेगा नहीं, यही इसका उत्तर। अगर कट रहा तो काट दीजिए, यही तरह आ गया,
यही आ गया। 16वां सवाल, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, दो वृत्त हैं, चलो एक की त्रिज्या चलो R1 लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो R2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, दोनों की त्रिज्या दी गई। तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब इन दोनों का क्षेत्रफलों के योग के बराबर भी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी वो तुम्हें ज्ञात करनी है। उसकी त्रिज्या मान लो R है। तो प्रश्न में दिया गया कि इन दोनों क्षेत्रफलों का, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे 60 मिनट लगा दीजिए सूत्र लगा के। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। इसका क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। योग कहा गया तो दोनों को क्या कर देंगे? अब ये इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। पाई का मान ले लो, इसको R1 का मान रख दो कितना, R2 का मान रख दो कितना, बराबर में कितना, पाई से पाई 4 चौको कितने हो गए, 3 कितने हो गए, बराबर में कितना 25 हो गए। 25 का वर्गमूल कितना आ गया? तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये इसका उत्तर हो गया 25। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन इसमें कहा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिखा, समीकरण दिए, इसके मूल पूछे गए हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसके मूल पूछे गए, मतलब इसके गुणनखंड कर लीजिए। 10 में ऐसे गुणनखंड करो, कितने आ जाए? 3। तो 5 दूनी 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो x स्क्वायर ऐसे ही 5x में से मुझे कितने घटाने? 2x। अब घटाने ये माइनस के हैं तो यहाँ तुम्हें 2 प्लस के करने पड़ेंगे, तभी 3x तुम्हारे बचेंगे। अगर ये भी तुमने माइनस के लिए तो जुड़ जाएंगे, 7x हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा फिर। और माइनस का कितना? 10 बराबर में कितना? 0। अब तुम इसमें देखो कॉमन बन जाएगा, पहले कॉमन नहीं बनना होता है, अब कॉमन बन जाएगा। इसमें x कॉमन ले तो यहाँ से x चला गया, x माइनस 5 बचा, x चला गया, प्लस 2 का कॉमन ले लो, यहाँ 2 चले गए, x बचा। 2 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार, बराबर में कितना? अब इन दोनों में x माइनस 5 यहाँ भी आ गया, x माइनस 5 यहाँ भी आ गया, तो x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2, कितना बचा? x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से कितना आ जाएगा मान? 5 को उधर ले जाएंगे, तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x माइनस कितना आ गया? 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो उधर जाएगा, काय का माइनस कर दो। तो इसके मूल कौन कौन से हो गए? 5 का माइनस 2 या 2 का 5। बात एक ही है, जो भी लिखना चाहो अपना लिखना। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन क्या है? एक यदि समतल मीनार पर एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो बहुत आसान है। ये तो ये मान लो मीनार है, ये भूमि होती है, मान लो ये इसकी छाया समझ लो, ये भी इसकी मीनार की छाया। मीनार की छाया उसकी लंबाई, जो मीनार की छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई मान लेते हैं h, ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? और जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब √3 h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यानी ये थीटा पूछा है, तो बहुत आसान है। त्रिभुज ABC में बस ये लंब बटे आधार लगा दो, लंब बटे आधार तो tan थीटा में ही होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? आधार कितना? √3 h एक टन। अब tan थीटा तुम्हें चाहिए तो ये tan 1/√3, tan कितने का मान? 30 का। तो 1/√3 की जगह लिख देंगे tan 30। ये भी 1/√3 ही है, दोनों और tan से tan हट गया तो थीटा बराबर कितना बचा? 30 अंश। तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश हो गया। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है? 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन है, उसको पिघलाकर कुछ गोले बनाए गए हैं। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, तो h बराबर हो गया 45 सेंटीमीटर हो गया। इसका व्यास दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनाए गए हैं। गोलों की संख्या कितनी है? अब इनको पिघलाकर कुछ गोले बना लिए गए हैं। अब ये कितने हैं? माना x गोले,
कितने गोले हैं? अब उसकी त्रिज्या दी गई है तुम्हें कितनी, व्यास है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। तो इसको कैपिटल आर मान लो, यहाँ तुम छोटा आर मान चुके हो, तो इसको कैपिटल आर मान लीजिए, कितना 3 सेंटीमीटर है। तो ये समझना तुम्हें ज्ञात करें कि कितने गोले हैं, तो कैसे तो लगेगा बताओ, इससे पिघलाकर ये बनाया गया, तो मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना ही x गोलों का आयतन बराबर होगा। आयतन से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं सवाल, तो यहाँ पे क्या लगाओगे प्रश्नानुसार, बेलन का आयतन बराबर x गोलों का आयतन। बेलन का आयतन, अभी सूत्र पूछेंगे, बेलन का आयतन बराबर x गोलों का आयतन, x गोलों का आयतन। रमाकांत बताइए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर x ऐसे ही, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई, आर की जगह 2 का स्क्वायर 2 बार लिख लो, ऊंचाई h की जगह 45, x का मान हमें ज्ञात करना है, और 4/3 ऐसे रहने दो, कैपिटल आर का मान 3, क्यूब है तो चलो 3 बार लिख लो, हल कर लो, 3 से 3 ये कट गए, अब ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है, 3 3 3 9 हो गए, 9 से काट दो, 9 5 45। अब नहीं कट पाएगा, 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूना 4, 4 से 4 ये कट गए, ये x बराबर कितना आ गया 5 है, 5 ही बने थे एग्जाम्पल में, देखो है बिल्कुल सही है। वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका 20वां क्वेश्चन, बोलो नहीं। एक त्रिभुज एबीसी का समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी में, ए बी सी समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब है बीसी पर, एडी को ऐसे लंब डाल दो बीसी पर, ये एडी लंब हो गया बीसी पर, तो एडी स्क्वायर का मान कितना होगा, एडी स्क्वायर का मान कितना होगा। जब कभी भी समबाहु त्रिभुज से अगर कोई लंब डालते हो तो ये भुजा को आधा आधा कर देता है, क्या कर देता है, आधा आधा, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसमें तुम्हें एडी का मान डीसी के पदों में ज्ञात करना, किसके पदों में ज्ञात करना है, डीसी के पदों में ज्ञात करना है। तो ऐसा करना कि इधर वाले में त्रिभुज में सूत्र लगाना, पाइथागोरस का नियम, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में लगाओ, कड़ का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी डीसी स्क्वायर, और डीसी स्क्वायर के पदों में उत्तर लाना है, एडी का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा करो, ये डीसी को इधर लेके आओ, एसी का मान हम डीसी के पदों में लिख देंगे, लेकिन पहले दिमाग लगाओ, एसी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के, एसी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के है, तो एसी की जगह बीसी लिख सकते हैं, एसी की जगह मैंने बीसी का स्क्वायर लिख दिया, बराबर हमें एडी का उत्तर लाना है, और प्लस का कितना, डीसी का स्क्वायर। अब तुम्हें अब ये बीसी भी नहीं रहना चाहिए, डीसी बन जाए, तो बीसी की जगह डीसी कैसे बनेगा, डीसी जो है वो बीसी का आधा है, डीसी जो है वो बीसी का क्या है, तो यहाँ पर लेकिन आधा का मतलब, लेकिन यहाँ पर बीसी लिखा, तो बीसी की अगर डीसी की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, बीसी। अगर डीसी की 2 से गुणा कर दिया जाए तो बीसी बन जाएगा, तो इस बीसी की जगह अगर हम डीसी लिख दें, कितना लिख दें, अगर डीसी लिख दें तो आधा हुआ, तो ऐसा करें यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो ये बीसी ही है, डीसी की अगर 2 से गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा, बीसी, और ऊपर स्क्वायर कितना है, स्क्वायर लगा दो, और ये डीसी को इधर लाए कहेगा बराबर में कितना, एडी का माने क्या कितना हो जाएगा, और डीसी स्क्वायर, और माइनस का कितना, डीसी स्क्वायर, बराबर में कितना, एडी स्क्वायर, कितना बचा 3 डीसी स्क्वायर, और बराबर में एडी स्क्वायर, स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा, तो एडी बराबर कितना आ जाएगा, √3, और डीसी पर स्क्वायर हट जाएगा तो √3 डीसी इसका उत्तर हो जाएगा, या डीसी √3 या √3 डीसी, जो भी दिया गया हो। इन्होंने गलत बनाया है उत्तर को, स्क्वायर उस पर है, √3 पे थोड़ी हट जाएगा, नोट लिस्ट बंद कर दिया। कहा है कि एडी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो एडी स्क्वायर का चाहिए, स्क्वायर मत हटाना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये मत लिखना इतना, अगर खाली एडी का पूछा होता तो ये लिख दो।
इसमें 20 विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसके आगे देखिए पहले का कहा, इसमें कहा गया इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर का एक सूत्र होता है, सबको याद भी होगा, डी से लिखते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी के मान इसकी द्विघात समीकरण से निकालते हैं। यहाँ पर समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। ए का मान कितना 4, ए का मान कितना 4 और बी का मान कितना -6 और सी का मान कितना 5। बस इसमें मान रख देते हैं। बी की जगह कितना माइनस का 6, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस ऐसे 4 ऐसे ए की जगह कितना रख देते 4 और सी की जगह कितना रख देते 5। तो 6 का वर्ग यहाँ हो जाएगा प्लस क्या 36, क्योंकि वर्ग से प्लस हो जाता है निशान। और यहाँ कितना हो जाएगा 16 और 16 × 5 = 80 हो जाएगा। अब 36 से 80 गए तो कितने बचे माइनस के 44 बचे। अब संख्या माइनस में, चलो डी का मान आ गया तो विविधकर आ गया। अब सवाल में, इसी सवाल में पूछा है क्या, इसकी प्रकृति बताइए। सवाल में पूछा है कि मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है जैसे अगर मान प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक है, 0 आ जाए तो मूल वास्तविक है लेकिन समान रहते हैं। अगर माइनस में आती है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं और असमान भी होते हैं, तो इसलिए काल्पनिक भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे मूल काल्पनिक लिख दो डायरेक्ट, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक या हिंदी में क्या लिख सकते हो, मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन इसमें है, एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो एक मान लो पहले वृत्त पहले बना लो, फिर उसमें तुम चतुर्भुज बना दो। एक वृत्त है वो इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से बना दीजिए, ऐसे भी हमने बना दीजिए। तुम किसी का नाम कोई भी ना बदलो, ए बी सी डी मान लो चतुर्भुज है ए बी सी डी, वो चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। फिर उसके आगे सवाल ने कहा तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें उत्तर इसमें जो दिया गया है ए बी प्लस सी डी, बातें नहीं हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी प्लस सी डी बराबर में बी सी प्लस डी ए, BC प्लस DA का आंसर लाना है। अब देखो जब कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर। जैसे यहाँ पर ये वाली भुजा जितनी होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, मतलब ये सभी भुजा इसके बराबर हो जाएंगी। इनके भी चलो कुछ नाम रख लेते हैं, इनका PQR ऐसे रख लें, PQRS, चलो हमने रख दिया। तो अब तुम्हें हमें उत्तर लाना है AB और प्लस क्या लाना है CD। तो इस हिसाब से लिखना कि AB और CD दोनों बन जाने चाहिए। AB देखो कब बनेगा, AB कब बनेगा, जब AB और BP दोनों जुड़ रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं AP बराबर AC, क्या लिखते हैं AP बराबर में कितना AC, AS होगा। अच्छा AP बराबर AC बना है, ये S बना है। तो AP बराबर क्या बना है, AS, AP बराबर कितना A। अब AP के पास में BP होना चाहिए, तो हम लिखेंगे BP बराबर BQ। क्या लिखेंगे, BP बराबर में कितना BQ लिख देते हैं। तो इधर इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा ये भी बन जाएगा। इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, चारों लिखना है। अब तुम्हें क्या बनाना है साथ में, CD बना। अब CD कौन सी, ये वाली लाइन है। अब CD ये बने तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए, CR के बराबर CQ। क्या लिखे, CR के बराबर में क्या लिखे, CQ। अब ये CR इधर है तो इधर DR होना चाहिए, तो DR के बराबर क्या होना चाहिए, DS। DR के बराबर क्या होना चाहिए, DS। चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़ दो। AP में क्या जुड़ जाएगा, AP में BP जुड़ गया, प्लस CR में कौन जुड़ जाएगा, DR, CR प्लस DR। और इधर भी जो तुम्हारे जुड़ रहे हैं उन्हीं को जोड़ो। AS को DS के साथ में लिखो, देखो AS को किसके साथ में लिखे, तभी तो AD बनेगा। तो AS को DS के साथ में लिखते हैं, AS और प्लस में कितना, या ऐसा करो BQ पहले लिख लो, चलो ये पहले लिख लेते हैं, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ और प्लस में अभी ये दो तुमने लिख लिए, ये दोनों बाकी हैं, AS प्लस DS, AS प्लस DS। अब देखो इतना ये वाला देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP अगर हम जोड़ लें तो AB बन जाएगा। और CR प्लस DR क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। जो उत्तर आना है वही देखो आ रहा है। BQ CQ
बी क्यू और सी क्यू को जोड़ दे तो बी सी बन जाएगा। और ए एस डी एस है, ए एस और डी एस को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, ए डी या डी ए लिख लो, इन्होंने डी ए लिखा तो डी ए लिख लो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इसी को कहते हैं 2 नंबर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है cos a माइनस b बराबर √3/2 और दूसरा है sin a प्लस b बराबर √3/2। चलो वो बाद में लिखते हैं, इसमें हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले a और b के पदों में एक समीकरण बनाते हैं। यहाँ cos ये हट जाना चाहिए, तो यहाँ cos जब ही हटेगा जब इधर भी cos होना चाहिए। तो ये cos कितने का मान है, 60 60 का नहीं cos 30 का। तो cos a माइनस b ऐसे ही, तो इसकी जगह अगर हम cos 30 लिख दें तो ये समझ लो √3/2 ही है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos से cos दोनों तरफ हटा दो, काटेंगे ना, ऐसे हटा दो तो क्या बचा, a माइनस b बराबर 30। a माइनस b बराबर जो a और b के पदों में एक समीकरण बन गई। अब दूसरा मान नोट करते हैं, क्या दिया गया था, sin a प्लस b बराबर √3/2 दिया गया था। sin a प्लस b बराबर √3/2 दिया गया था। अब इसको भी हम लिख लेते हैं, ये कितने का मान, sin 60 का। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे sin a प्लस b ऐसे ही। अब हमें sin के पदों में लिखना है तो इसको sin 60 लिखेंगे। पहले cos था तो cos 30 लिखा था, अब इसको sin 60 लिखेंगे। sin से sin हट गया, क्या बचा, a प्लस b बराबर 60। a प्लस b बराबर 60 समीकरण कितनी बन गई, समीकरण 1 इसके पास में नोट करेंगे और विलोपन विधि से आसानी से हल कर लेंगे। समीकरण कितनी हो गई, 1 b से b कट गया, a में a कितने है 2a, 60 में 3 जुड़ गए 90, 2 से काटो कितना आ गया 45, तो a का मान कितना आ गया 45। एक आंसर ये हो गया। इसका मान समीकरण 2 में या 1 में रख दीजिए, चलो समीकरण 2 में ही रख देते हैं। a हमें क्या, a की जगह 45, b हमें ज्ञात करना है बराबर में 60, तो 45 हो जाएंगे, घट जाएंगे, कितने बचेंगे 15। दोनों उत्तर हो गए और बी के मान। हमें मध्यिका ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दी गई। तो हम इसकी संचय बारंबारता निकाल लें, क्योंकि इसका मध्यिका का जो सूत्र होता है वो n प्लस कितना होता है, n/2 माइनस f और बटे f गुणे में कितना h। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले संचय बारंबारता निकाल लें। 2 ऐसे ही, 2 में 3 जोड़ो कितने हो गए 5, 5 में 8 जोड़ो कितने हो गए 13, 13 में 6 जोड़ो कितने हो गए 19, 19 में 6 जोड़ो कितने हो गए 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, 28 में 2 जोड़ो कितने हो गए 30। और हम क्या करते हैं, इनको बारंबारताओं का जोड़, ये जितना आता है वही होता है, लेकिन पहले हम जोड़ के देख लेते हैं, तो हो सकता है कहीं गलती तुमने कर दी हो। तो यहाँ 3 2 5 और 6 कितने 11 और 6 कितने 17 और 8 कितने 17 8 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, यानी बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए इनका जोड़। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, मध्यिका का सूत्र लगाना है। अब कौन यल है कौन सी एफ है, वो कैसे करते हैं, इसका मान आधा कर लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं, n/2 30 क्या दे कितने 15, 2 से काट दो कितना जाएगा। अब 15 संचय बारंबारता में देखो 13 के जस्ट ऊपर वाला, 13 के बाद में ही तो 15 आया होगा, तो मतलब इसके सामने वाला ये तुम्हारा रहेगा यल। निम्न जो बारंबारता होगी, निम्न सीमा उसको यल कहते हैं। उसके बाद में जो बारंबारता होता है उसको यफ कहते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाला बोलते हैं सी एफ। ऐसे हर सवाल में करना होता है, बस मार्क दो हल कर लो आंसर आ जाएगा। यल की जगह कितना 55 और n की जगह कितना 30, n/2 की जगह 30 है रख दो डायरेक्ट। cf की जगह कितना 13 बटे में f की जगह कितना 6। अब बात रह गई किसकी, h की, कोई बताइए h इनका अंतर जो होता है, जितना अंतर दिया गया 5 5 का अंतर है, तो h का मान 5, तो 55 ऐसे ही प्लस या घटाओ कितने बचे 17 और गुणे 5 बटे में कितने 6, 55 17 बचे 85 बटे 6 का भाग कर दो, 6 का ना 2 बचे 25 हो गए, तो 6 चौकी 24 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 1 बचा 10 हो गए थे, तो 6 का ना 6 कितने बचे 10 में 4 40 हो गए, तो 36 ऐसे चलता रहे। 2 का मतलब 15 है। अच्छा 2 का 15 है, तो हमने चलो 30 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 15 रख दो जी, चलो 15 हो जाएगा। तो 15 से 13 गए तो कितने बचे 2, और 2 की यहाँ जब गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 10, और 10 हो गया तो हमारा ये अंक कट भी रहा, 2 पंचे 10 2 3 6, तो फिर इतना नहीं आएगा, तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 2 बचे और 0 बढ़ाओ 20 हो जाएगा 3 6 से चलता रहेगा, 7 लिख दो, तो 56.67 इसका उत्तर हो गया। क्या
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की जो संख्या मानी जाती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से। तो दो अंकों की जो संख्या होती है उसको मानते हैं 10x प्लस y। या तो भूल गए, हमारा दो अंकों, कभी भी दो अंकों वाला सवाल आ जाए तो दो अंकों की संख्या जो हमेशा 10x प्लस y मानते हैं। माना दो अंकों की संख्या, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी मानते हैं? 10x प्लस y, जिसमें x और y ही तुम्हारे होते हैं इकाई दहाई के अंक। x और y क्या होते हैं? इकाई दहाई के अंक होते हैं। जैसे x का मान 1 मान ले हम, y का मान 2 मान ले हम, तो यहाँ रख दो, यहाँ 1 रखोगे तो 10 एकड़, यहाँ 2 रखोगे तो 10 और 2 कितना हो जाएंगे? 12। देखो ये इकाई एक दहाई आया, तो देखो वही इकाई समझ लो, ये होता है, ये दहाई होता है। और सवाल ने कहा कि इन दोनों का जोड़ 9 है, इन दोनों का जोड़ कितना है? और यहाँ लेकिन दो, ये तो हमने एग्जाम्पल तुम्हें बताया है, मतलब x और y को जोड़े तब कितना हो जाता है? 9। कितना हो जाता है? x प्लस y बराबर कितना बन जाता है? समीकरण कितनी बन गई? 9। तो उत्तर तुम्हारे कितने हो सकते हैं? हो सकता है 1 हो, दूसरा 8 हो, कितना हो गया? 9। हो सकता है 2 हो, 7 हो, 27 भी देखो 9 हो गए। हो सकता है 3 हो और दूसरा कितना हो? 6 हो। तो ऐसे तुम्हारे कई अंक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मौखिक उत्तर हो सकता है, लेकिन दूसरी समीकरण भी पढ़ लो। क्या क्वेश्चन है? कहा क्वेश्चन इसमें कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितने गुना? अब इसी संख्या का 9 गुना करते हैं। 10x प्लस y का कितने गुना करते हैं? 9 गुना करते हैं। और 9 गुना किसके बराबर हो जाता है? सवाल ने लिखा है इसी में, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इन अंकों को अगर पलट दे इकाई दहाई के अंक, मतलब y यहाँ लिख दे, x यहाँ लिख दे, तो वो 2 गुने के ही बराबर रह जाता है। तो इनको पलटो अच्छा, तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। पलट गया कि नहीं? इकाई मतलब दहाई की जगह पे हो गया, ये वहां पहुंच गया। तो अब लेकिन ये इसके किसके बराबर है? 2 गुने के बराबर है। कितने गुने के बराबर है? तो ये समीकरण दूसरी बन गई और दोनों समीकरणों को बिलों पर मिसाल कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, x y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 9 से गुणा कितना? 90x। यहाँ कितना? 9y। यहाँ कितना? 20y। यहाँ कितना? 2x। तो ऐसा करो, 20y को इधर लाओ, 9 उधर ले जाओ। तो नहीं, x वाले एक पास लाओ, x वाले इधर लाओ। 90x ऐसे ही, 2x इधर का है, उधर कितने हैं? 20y और 9y उधर का है माइनस के, कितने बचे? 88x बचे। अब इधर कितने बचे? 11y बची। अब 11 ठीक, तो 8x के बराबर कौन आ गया? समीकरण कितनी? ये y की जगह 8x समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y की जगह क्या कर देंगे? y की जगह 8x कितना रख देंगे? समीकरण 1 में। इसको कौन सी विधि कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि कहेंगे? समीकरण 2 का मान तुम समीकरण 1 में रख रहे हो, इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि लग रही है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x ऐसे रहने दो, प्लस जहाँ पर y है वहां हम रखना है कितना? 8x बराबर में कितना? 9। 8x में 1x जुड़ गया और 9 ऐसे 9 x का उत्तर कितना है? x का उत्तर 1 आ गया, तो y का मान रख लो। समीकरण कितना? 1 से, समीकरण 1 से यहाँ रखो 1 और यहाँ y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना है? 9। तो 1 को उधर ले जाकर कितना आ जाएगा? 8। अब तुम्हारी संख्या में मान रखो, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया था, तब उत्तर माना जाएगा। तो संख्या कितनी है? 10x प्लस y है। 10 ऐसे ही, x का मान कितना आया? y का मान कितना आया? 10 एकड़, 10 में 8 जुड़े कितने? यानी संख्या देखो कितने अंकों की है? 2 अंकों की है। इनका जोड़ कितना है? 9 ही है। 1 में 8 जोड़ो कितना? ये इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरी जांच अगर करें, देखो दूसरा सवाल ने क्या कहा, जांच करते हैं इसका। देखो सवाल ने कहा था इस संख्या का कितने गुना? 9 गुना। कितने गुना? ये किसके बराबर हो जाता था? 2 गुने के। लेकिन इनके अंकों को जो पलट देते थे, 8 को इधर लिख लो, 1 को इधर लिख लो, और किसके बराबर हो जाता था? 2 गुने के। देखो इनकी गुणा करा दो। 18 ने कितने? 162। और 81 दूना भी कितना हो जाएगा? 162। दोनों देखो बराबर हो गए, यानी इसका बिल्कुल आंसर सही था। नोट करिए। बहुलक इसका ज्ञात करना है, तो बहुलक का सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H रहता है। ये होता है बहुलक का सूत्र। बहुलक में खाली हमें F1 F2 के मान ज्ञात करने पड़ते हैं, तो इसमें कुछ निकालना भी नहीं पड़ता है।
जो सबसे अधिक बारंबारता देखो कौन सी, 20। जो सबसे अधिक होती है इसको F1 मानते हैं। और F1 के बाद में और F1 से पहले जानते हो, गिनती तो जानते हैं, 0 1 2 होता है। F1 के सामने वाला ही है, अंतर जानते हो इनका, ये 10 है तो वो H का मान हो गया। बस हल कर लो, आंसर आ जाएगा। L की जगह कितना 40 और F1 की जगह कितना 20, F0 की जगह कितना 12 बटे में 2, F1 की जगह कितना 20, F0 की जगह कितना 12, F2 की जगह कितना 11 और गुणे में H की जगह कितना 10। तो 40 प्लस कितने बचे 8 गुणे में ऊपर कितने 10, 20 दूनी 40 माइनस ये जुड़ जाएंगे कितने हो गए 23 माइनस के 23 ऊपर कितने हो गए 80 नीचे घटा दो 17 से भाग कर लो। 17 पचे 50 ज्यादा हो जाएगा, 17 चक्कू 68 4 बार जाएगा, कितने बचे 20 बचे, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 120 हो जाएगी, 102 लगभग 6 17 17 119 है, 7 बार चला जाएगा। तो 44.7 लिख दो बेटे, इसका आंसर यही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया दूसरे के काखंड में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई एक संख्या q का मान 1 2 3 4 5 है, जहाँ q क्या है पूर्णांक है, तो q का मान जहाँ हमें बोला गया है कि जहाँ q बराबर 1 2 3 4 ऐसे पूर्णांक में मान दिए गए हैं। लेकिन ये तुम्हें सिद्ध करना है कि ये तुम्हारे विषम पूर्णांक के रूप के होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब ये ऐसा रूप बनाओ कि हमने लगाया भी थे, जब पहली प्रश्नावली चल रही थी तो हमने कई तरीके से सवाल बताए थे। तुम ऐसा करो इनको ही विषम का रूप बना दीजिए, बस 2 नंबर का मात्र है तो सरल विधि से लगा लीजिए इसको। एक बार q का मान 1 रख दो, अगर विषम संख्या आ जाए तो लिख देना विषम संख्या है, 2 रख दो 3 रख दो, 3 तक मान रख देना, अगर तीनों में विषम आ जाए तो तुम इसको कह देना ये विषम पूर्णांक है। तो चलो पहले कितना रखते हैं, q बराबर 1 रखने पर, q बराबर कितना 1 रखने पर या 1 रखो पहले, और q की जगह 1 प्लस का 1 या लगा दो ऐसे, और q की जगह 1 प्लस का कितना 3, तो 4 1 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 और 3 कितने हो गए 7, 5 और 7 कैसी संख्या है विषम संख्या, ब्रैकेट में लिख देना विषम संख्याएं हैं। कैसी है विषम संख्याएं हैं। और जो विषम संख्या है चलो 1 रखने पर विषम आ गया, दोबारा 2 रखते हैं, q बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, q बराबर 2 रखो वहाँ, 4 गुणे 2 प्लस का कितना 1, फिर या इसे रहने दो 4 गुणे 2 प्लस का कितना 3, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है कितना 9, या 4 दूनी 8 3 कितना 11। कैसी संख्या है विषम संख्या है, कैसी है ये भी विषमय संख्या आई है। उसके बाद 3 बार तक रखते, अगर 3 बार तक सिद्ध हो जाता है तब तुम इसको बिल्कुल शुद्ध कह सकते हो। एक बार और मान रखते हैं q बराबर 3 रखने पर, q बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर 4 3 + 1 या 4 3 + 3, तो 4 3 12 ये कितना 13, और 4 3 12 और 3 कितना, ये भी कैसी संख्या है ये भी विषमय संख्या है। तब तुम ये कह सकते हो चाहे 4 रख दो, चाहे 5 रख दो, चाहे 6 रख सकते हो। अतः लिखेंगे अतः और q + 1 या और q + 3 विषम पूर्णांक है। कैसे है विषम पूर्णांक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा खंड दूसरे का ही दूसरा खंड है, पहले वो दूसरे का पहला था, ये दूसरे का दूसरा है। इसमें दोनों खंड तुम्हें करने पड़ते थे, तब तो 2 2 4 नंबर मिलते। इसमें कहा गया 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब क्रम से संख्या ज्ञात करनी है, और जिनके वर्गों का योग कितना है 61 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं पहले इसमें 2 क्रमागत संख्या मानते हैं। माना 2 क्रमागत संख्या है, माना 2 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक अगर 5 हो तो दूसरी तुरंत 6 होनी चाहिए। कैसे 6 आया, जैसे अगर ये 5 है तो 6 कैसे आया, 5 में ही एक जोड़ा तभी तो आया 6। अगर एक क्रमागत संख्या अगर x हो तो दूसरी x में ही एक जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी, इसलिए इस प्रकार मानते हैं। तो ये 2 क्रमागत संख्या मान ली, इनके वर्गों का योग 61 कहा गया। तो प्रश्न के अनुसार से, प्रश्नानुसार इनका
वर्ग करो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का जोड़ कितना है 61 के बराबर है। हल कर लो, एक्स का मान ज्ञात कर लो, संख्या आ जाएगी। एक्स स्क्वायर ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1। 61 इधर लेके आओ, माइनस के बराबर में कितने एक्स स्क्वायर में एक्स का जुड़ गया 2x स्क्वायर, 2x एकन 2x, एक एकन एक ही रहा, एक में से इधर 60 बराबर में कितना, सब में 2 से भाग हो रहा, 2 से भाग कर दीजिए इसको, 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 30 बचेगा बराबर में। अब 30 में ऐसे गुणनखंड करो, कितने आने चाहिए, 1 कितना आना चाहिए 6 पंचे, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर 6x में कितने एक्स घटा दें, देखो 6x में से 5 घटा दें तभी तो 1 एक्स बचेगा, ये एक ही एक्स लिखा है। और माइनस का कितना 30 बराबर में कितना, इन दोनों में कॉमन किसका, एक्स का कॉमन ले लीजिए। चलो इधर लिख देते हैं, एक्स का कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस कितना बचा 6 माइनस इसमें से 5 का कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये निशान बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का, और 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे 6 बार, और बराबर में 0। एक्स प्लस 6 दोनों में कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 5 और बराबर में कितना 0। तो यहाँ से तुम्हारी संख्या हो जाएगी माइनस में, हमें धनात्मक संख्या चाहिए, इसको छोड़ दो, इससे लिखिए यदि एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो 5 बन जाएंगे काहे के, यानी यही संख्या। अब यहाँ पर 2 संख्या बताओ, एक 5 तो दूसरी कितनी 6, हमने जो एग्जाम्पल बताया था लगभग वही सही हो गया। कितना था 5, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 5 में कितना 6, इनके वर्गों का योग 61 ही है, चाहे चेक करके देख लो। 5 का वर्ग 6 का वर्ग, इनको जोड़ो 61 हो गया, यानी बिल्कुल सही आता है। इस क्वेश्चन में देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनवन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक कार मान लो यहाँ पर आ रही है, इसने इसको 30 अंश के अवनवन कोण पर देखा, जब ऊपर से नीचे को अगर इसको देखा जाता तो ये अवनवन कोण बनता है, लेकिन ये कोण होते आपस में बराबर ही होते हैं। 30 अंश के अवनवन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर आ रही है समान चाल से, और 6 सेकंड बाद उसका अवनवन कोण 60 हो जाता है। मान लो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर पहुंच गई, इसको यहाँ तक लगा टाइम 6 सेकंड, कितना लगा 6 सेकंड, तो उसका अवनवन कोण कितना हो गया 60, यानी ये वाला कोण बन गया 60। अगर ये कोण 60 बन गया तो ये भी कोण 60 हो जाता है, क्योंकि अवनवन और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसके आगे तो उसको मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यानी यहाँ तक इसको टाइम याद करना है, तो मान लो 30 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जाना नहीं है, इसका नाम मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं एच, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये तुम्हारी किताब का ही सवाल है। इसमें त्रिभुज ए बी सी में मान पे लेवल करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कितना लगेगा 10 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बताओ कितना है, अब आधार कितना है, और 10 60 का मान और बराबर में कितना एच बटे, इसके नीचे बनवानो एच एक कर, एच बराबर √3, एच बराबर कितना √3, टी समीकरण कितनी बन गई 1। दूसरा त्रिभुज डी बी ए में या ए बी डी में लिख लो, त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना लोगे 30, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना, अब आधार पर बताए 6 प्लस टी जुड़ जाएगा, 6 प्लस टी 30 का मान बराबर में कितना 6 प्लस टी, त्रिशी गुणा कर दो √3 एच बराबर 6 प्लस टी, 6 प्लस टी समीकरण 1 से एच का मान रख दीजिए कितना आ गया उत्तर। 4 नंबर फ्री में है, एच की जगह √3 ऐसे ही, और एच की जगह कितना √3 टी, और बराबर में कितना 6 प्लस टी, तो यहाँ कितने टी बची 3 टी, ये टी इधर आएगा माइनस का बराबर में 6, कितना बच जाएगा 2 टी बराबर में 6, और 2 से कट जाएगा तो कितना 3, तो टी बराबर 3 सेकेंड तक उसको वहां तक पहुंचने में लगेगा। ये इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को, अगला जो दूसरे का गा क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया था कि ए बी को 4 भागों में विभाजित कीजिए। ए बी को कितने भागों में, तो हमने पहले इसके कितने एक बिंदु ये बना दिया तो 2 भाग बन गए, उसमें से एक बिंदु ये बना दिया तो 1 2 3 मतलब 4 भाग बन गए।
और 4 भाग बन गए तो मतलब इसमें बिंदु कितने बने? 3। कितने बिंदु बने? डी सी ई 3 बिंदु बने हैं। तो तीनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले जो ये सी बिंदु अगर देखें तो ये हमें ए बी का मध्य बिंदु है। सी जो बिंदु है वो क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम ए बी का मध्य बिंदु ही लगा देते हैं। ए बी का मध्य बिंदु जो है वो कितना है? सी। और मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे में 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। अगर हम ए बी का निकालने हैं तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और इसको x2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? y2 मानेंगे। तो x1 का मान कितना है? माइनस का 2। x2 का मान कितना है? प्लस का 2 और बटे में 2। फिर y1 कितना है? 2 और y2 भी कितना है? 8 और बटे में कितना? 2। तो y2 है 8। तो यहाँ हमारा 2 में से 2 गया, 0 हो गया। और 2 का भाग 0 में करेंगे तो कितना गया? 0। यहाँ कितने हो गए? 10। और 10 को 2 से काट देंगे कितना जाएगा? 5। यानी हमारा जो सी का उत्तर आ गया वो कितना आ गया? 0,5 आ गया। अब हम डी का भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, ई का भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर सूत्र क्या देखे जाए, अगर देखा जाए तो AC का मध्य बिंदु कितना है? डी। AC का मध्य बिंदु कितना है? तो AC का मध्य बिंदु लगा देंगे। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कितना नाम दिया? डी। सूत्र यही लगेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। सूत्र ना लिखो, अब तुम x1 इसको मान लो, x2 समझ लो, ये हो जाएगा। x1 की जगह कितना? -2 और x2 की जगह कितना हो जाएगा? 0 बटे में 2। फिर y1 की जगह कितना? 2 और x2 की जगह कितना? y2 की जगह कितना? 5 और बटे में कितना? 2। तो यहाँ तो 2 ही बचे और 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? -1। यहाँ ऊपर जाएंगे 7, 2 से कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 7 बटे 2। ये तुम्हारा डी का उत्तर हो गया। अब रहे कौन सा गया? ई के लिए तुम क्या करोगे? सी बी का मध्य बिंदु लिखोगे। क्या लिखोगे? सी बी का मध्य बिंदु। चलो इधर लिख देते हैं, सी बी का मध्य बिंदु कौन सा है? सी बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। x1 इसको समझ लो, 0 और प्लस 2 बटे 2, 0 प्लस 2 बटे 2 और फिर कितना? 5 प्लस 8 बटे 2। 5 प्लस सूत्र से आया ये 5 प्लस 8 बटे 2। तो ऊपर कितने हो गए? 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। वहाँ हो गए 13, तो कटेगी नहीं 2 से, तो इतना ही हो जाएगा। एक उत्तर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएंगे इसके। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। एक भिन्न है, उसका जो अंश है उसके हर से कितना कम है? 3 कम है। तो हमारा जो प्रश्न का जो कौन सा प्रश्न है? दूसरे का कौन सा है? ये दूसरे का घ है। दूसरे का घ। एक जो भिन्न है, तो हमारी जो भिन्न है उसी प्रकार, जिसे मान लो जैसे प्रकार से तुम्हें भिन्न दी गई है, जो अंश जो है उसके हर से कितना कम है? 3 कम है। तो अगर हर उसका x है तो उसका अंश कितना होगा? x माइनस 3, क्योंकि कहा गया है कि उसका जो अंश है वो उसके हर से कितना है? 3 कम है। तो इसका अंश जो क्या होगा? उसके हर से कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। उसके बाद में ये तो तुम्हारी मूल भिन्न हो गई, ये तुम्हारी मूल भिन्न है। उसके आगे क्वेश्चन है, जरा देखो क्या कहा है, समझ लो। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो। तो 2 जोड़ने पर इसमें तुम्हारी भिन्न कितनी बन जाएगी? x माइनस 3 में 2 जोड़ दो, बटे में भी 2 जोड़ दो। ये तुम्हारी नई भिन्न हो गई। नई भिन्न, प्रश्न ने कहा नई भिन्न और मूल भिन्न दोनों का जोड़ कितना दिया गया है? इसमें दोनों का जोड़ 29/20 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं? दोनों ये वाली भी जोड़ देते हैं। x माइनस 3/x प्रश्न के अनुसार से हमने दोनों भिन्नों को जोड़ दिया, तो इसमें कितना दिया गया? हमें 29/20 दिया गया। तो कितना दिया गया? 29/20 दिया गया। अब इसको हल करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ये यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। अब इसकी तिरछी गुणा करते हैं। चलो, या पहले इसमें से एक घटा देते हैं। देखो x माइनस 3 ऐसे बटे में कितना? x, यहाँ प्लस में ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही 3 से 2 गया, मतलब माइनस का 1 बचा, बटे में कितना? x प्लस 2 बराबर में कितना? 29/20। त्रिशी गुणा करो, x की x में गुणा x स्क्वायर, इस x की इसमें हो गई, इस x की 2 में करें तो कितना x? 2x, x की गुणा दोनों में हो गई, बचा कितना? 3 की गुणा कराओगे तो 3x और 3 दूनी कितना? 6। तो मतलब इनकी गुणा हो गई।
अब प्लस, अब इसकी कराओ एक्स स्क्वायर एक्स एकन एक्स बटे में नीचे कराओ एक्स कितना एक्स स्क्वायर एक्स की 2 में कराएं तो कितना 2x और बराबर में कितना है 29/20 है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो गए। 3x में 2x जुड़ गए 5x और 5x में से 1x हट गया, कितने x बचे 4x बचे। संख्या बताओ ऊपर कितनी है, खाली माइनस की 6 ही है। बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर में कितना है 29/20। अब इसकी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, तो चलो पहले इसकी कर लेते हैं। 20 दूनी 40 एक्स स्क्वायर, यहाँ कराएंगे 20 चक्कू 80x, यहाँ इसमें कराएंगे कितने जाएंगे 120 बराबर में। अब 29 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 29 की यहाँ करेंगे तो 29 दूना 54 नहीं 29 दूना 58x, ये 29x दोनों अंकों को इधर लेके आइए। 40 एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 120, 29 एक्स स्क्वायर इधर आए माइनस के 58x वो भी माइनस के बराबर में क्या बचा, द्विघात समीकरण बना लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इसमें से 29 घटा तो कितने बचे 11 एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस के ये भी माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 8 और 8 5 कितना 13 तो 138 एक्स हो जाएंगे। और ये माइनस के कितने हैं 120 हैं बराबर में कितना 0। अगर किसी से भाग हो रहा है तो भाग करो, नहीं तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। भाग हो रहा है किसी से 11 से होना चाहिए, 11 से नहीं हो पाएगा तो पहले इनकी गुणा कराएंगे फिर इनका गुणनखंड करेंगे। पहले इतना नोट करिए। देखो इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गलती हो गई है। तो इसमें देखो गलती क्या हुई है इसकी, देखो x की अगर यहाँ गुणा करेंगे तो x की यहाँ x में करो, x क्या हो गया x स्क्वायर, और x की 2 में किया तो कितना आ गया 2x, और 3 की जब x में कराएंगे तो 3x काहे के होंगे माइनस के 3x होंगे। यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएंगे और यहाँ माइनस का 3 दूनी 6 है गई, और बाकी तो फिर सब सही है। तो इतना पहले मिटा देते हैं, उसके आगे फिर अमल कर रहे हैं दोबारा। तो देखो इतना ये इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने, चलिए उसको आगे सही करना है। देखिए अब x में x जुड़ा है तो कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब 2x में से तुम्हारे ये कितने 3x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, और 1x में 1x जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना x 2x रहेगा, और माइनस के कितने 6 और बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, अब तो पहले तिरछी चलो गुणा कर देते हैं। इसकी यहाँ करेंगे 20 दूनी कितना 40 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 40 एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 120। थोड़ी सी गलती में पूरा सवाल मतलब हुआ गलती है, तो इसकी यहाँ गुणा करें तो कितना हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर। और तुम लोग इतने लोग बैठे हो बोल भी नहीं सकते हो प्लस की जगह माइनस होगा, पता नहीं कहाँ दिमाग है तुम लोगों का। 29 की गुणा 2 में कितना हो जाएगा 29 दूना 58x, ये इनको इधर लेके आएंगे काहे का हो जाएगा माइनस का 40 एक्स स्क्वायर और माइनस 40x माइनस 120, 29 एक्स स्क्वायर इधर आए माइनस के 58x ये भी आए माइनस के बराबर में कितना बचा 0। 40 में से 29 गए कितने बचे 11 एक्स स्क्वायर, और 40x ये भी हैं तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 98x हो जाएंगे, और माइनस का कितना 120 और बराबर में कितना 0। अब 30 के गुणनखंड करें तब हो जाएंगे, पहले इतना नोट करिए। देखिए अब इसके गुणनखंड करिए, इसके 11 की पहले इनकी गुणा कराओ कितना हो जाएगा 11 की हम चलो गुणा करा देते हैं, 11 दूनी 22, 11 के 11 1320 हो गए। 1320 में ऐसे गुणनखंड करो कि कितने आ जाए 98। तो हम इसको पहले देखो ऐसे जब बड़ी संख्या होकर गुणनखंड हुआ करे तो इस प्रकार गुणनखंड किया करो। दो को करो कितनी बार 6 बार, फिर 6 बार कितना 0, 2 से करो 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 3 1 3 3 1 110 हो गए। और यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6 6 दूनी तो 110 की गुणा 110 की गुणा अगर 12 से कराएं तो हमारा 1320 होगा। अब अगर 110 में से और 12 घटा दें तो 98 भी बचेगा, तो इसके गुणनखंड हो गए। तो हम क्या करेंगे 11 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 98x की जगह पर हम लिखेंगे 110x और 12x। 110x में से कितने घटाने हैं 12x घटाने हैं, अगर घटाने यहाँ तुमने माइनस लगा दिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, जुड़ जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ पर संख्या काहे की करनी पड़ेगी प्लस की, तो लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का तब भी तो घट जाएंगे, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 98x ही बचेंगे, और माइनस का 120 ऐसे ही, और बराबर में कितना 0। अब तुम्हारे इसके गुणनखंड करके इसको हल कर सकते हैं। इसे हम कामन ले लें कितने का 11x का, कितने कामन मिलेगा 11x का कामन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का 11 दशमलव
तो 10 बचा खाली। यहाँ कितना कॉमन ले ले 12 का, तो यहाँ x माइनस 12 दशमलव 120, तो यहाँ 10 बचा। बराबर में कितना x माइनस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 10 कॉमन ले लो तो कितना बचा 11x प्लस 12 बराबर में कितना 0। यहाँ से तो संख्या माइनस में हो जाएगी, इसको छोड़ दो, यहाँ से तुम्हारा उत्तर हो जाएगा x का मान कितना, तो मूल भिन्न कितनी हो जाएगी बताओ। उसके तुम्हारी भिन्न कितनी थी, x माइनस 3/x था, यहाँ रख दो 10 और 10 से 3 घट जाएंगे कितने बचेंगे 7, और यहाँ बटे में कितना 10 ही रखोगे तो 7/10 उत्तर हो जाएगा ये। अब देखो तुम्हारा वही आया, अंश जो है उसके हर से कितना कम है 3 ही कम है, यही इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हारे किताब में जो था उसमें था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इन्होंने लिख दिया तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक करके लिखा है, तो अपने किताब वाला सवाल जो छायांकित वाला है ऐसे लगा है वही तो अपना ज्ञात करना है, यहाँ पे लगाना, ठीक है। या तो किताब लाओ, देखो किताब में देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए इस सवाल में इस प्रकार से होना चाहिए, इसका जो हमारा ये जो चित्र बना है ये वाले भाग छायांकित हैं और ये भी छायांकित है, और OA का मान इसका कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल में कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला पहले इतना तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देते हैं, लेकिन इसकी पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी तुम्हें। तो इसकी त्रिज्या तुम्हें मालूम हो जाएगी, अगर OA 7 है, अगर ये भुजा 7 है तो OD भी तो 7 रहा होगा, और ये अगर त्रिज्या अगर निकालनी है तो ये आधा हो जाएगा 7/2 का। इसका नाम कुछ भी रख लो यहाँ पर, चलो E नाम रख लेते हैं। तो OE बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, OE बराबर हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, जो तुम्हारे छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7/2, स्क्वायर है तो कितनी बार 2 बार लिख लेते हैं। तो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, और 11×7 कितने हो जाएंगे 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इतना छायांकित भाग का आ गया। अब हमें किसका चाहिए, इन दोनों भागों का क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये आधा वृत्त इधर है, इधर कौन सा वृत्त है, अगर आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब पहले आधे वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे AOBC में AOBC में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे लगाओगे सूत्र, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये इसका लंब रहेगा, ये इसका यहाँ से यहाँ तक आधार रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र लगा दे, आधे वृत्त का क्षेत्रफल πr² खाली बटे में कितना 2, आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा R बना दो यहाँ पर, πr² बटे में 2, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। पाई का मान, कैपिटल R का मान बड़ा में जो त्रिज्या ये वाली मानेंगे, ये 7 थी तो ये भी 7, तो बड़े R का मान कितना 7, स्क्वायर है तो कितनी बार 2 बार, और बटे में कितने थे 2, माइनस 1/2 है थे। लंब अब बताओगे, देखो ये कोई भी अगर तुम्हारा त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज ऐसे अगर है, अगर ऐसे लंब पड़ा है तो ये तुम्हारा पूरा समकोण त्रिभुज माना जाता है, ये इसका आधार माना जाता है, ये लंब माना जाता है। और इसी त्रिभुज को समझो ऐसे पलटा गया है तो ये त्रिभुज ऐसे ये तुम लंब समझ लो और यहाँ से यहाँ तक आधार समझ लो। 7 ये आधार कितना हो जाएगा 14, और ये लंब कितना हो जाएगा 7, तो लंब कितना 7 और ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे कट जाएगा, किससे कटेगा 2 से इसको काट देते हैं, कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। यहाँ 7 से 7 ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ 11×7 कितने हो जाएंगे 77, तो 11×7 77 माइनस गए, यहाँ कितने बचे 7×7 49, तो 77 से 49 घटाओ कितने बचे 16, 17 से 9 गए कितने बचे 8, और यहाँ 6 से तो कितने बचे
28 बचे। 6 से 4 गए तो कितने बचे? तो 28। ये वर्ग सेंटीमीटर इतना तुम्हारा आया, ठीक है। अब हमें छायांकित का कुल क्षेत्रफल चाहिए था, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कुल क्षेत्रफल, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हो, ऐसे लिख दो 28 + 77/2। चाहे 2 से इसको भाग कर लो या ऐसे गुणा करा के जोड़ दो। तो 28 दूनी कितना? 56 और प्लस का कितना? 77/2। अब ये इनको जोड़ दो खाली। 7 6 13 और 6 5 11, नहीं 7 5 12, कितना? 13 बटे में कितने? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 से भाग भी कर सकते हैं, वो उसमें अनुपात में दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का 4। इसमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो हमें वर्ग दिया गया अंतराल और बारंबारता दी गई। बारंबारता को f मानते हैं और फिर हमें समांतर माध्य में मध्यमान निकालते हैं, ये x का मान, ये x निकालते हैं और बाद में फिर f गुणे x निकालते हैं। फिर सूत्र लगा दिया जाता है जोड़कर, बस। और इसमें कुछ होता नहीं, खाली गुणा भाग करिए इसको। इनको जोड़ के आधे कर लीजिए। 80 80 क्या दे? 40। यहाँ कितने हुए? 160। 160 क्या दे? 80। और यहाँ कितने हुए? 250 हुए। 250 क्या दे? कितने? 125। आगे बताओ कितने कितने आए? 200 आए। कितने आए? 200 300 400। और यहाँ गुणा करा दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 280। यहाँ 400। यहाँ कितना आया? 2000। यहाँ 12 दूनी 2400 और यहाँ 600 और यहाँ कितना? 1200। सबको जोड़िए। सिग्मा एफ एक्स कितनी जोड़ा? कितना आया? 6880। सिग्मा एफ कितना आया? कितना? 45 आया। सूत्र लगा दीजिए। समांतर माध्य बराबर योग बटे या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 6880 बटे में कितना? 45। इसको काट दीजिए, हल कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 5 से काट देंगे। 5 ने 45, 5 1 5, यहाँ 1 बचा 18 हो गए, 5 3 15, 3 बचे 38 हो गए, 5 7 35, फिर 3 बचे 30 हो गए, 5 31। 9 से इसको भाग कर सकते हैं इसमें। 9 1 9, कितने बचे? 4 बचे। यहाँ कितने हो गए? 47। 4 बचे 47 हो गए, 9 बचे 45, 2 बचे यहाँ 26 हो गए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 26 में कितने बचे? 8 नहीं, 8 नहीं, 26 में हाँ 8 ही बचे। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 80 हो जाएंगे। 9 8 72, फिर 8 बचेंगे, 9 8 72, इसे चलता रहेगा। तो 9 लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा 152.89। देखिए अब इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनको देखिए। पहले तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा यानी उत्तर नंबर जो 3 है, इसमें क्या कह रहा? एक त्रिभुज का एक कोण, जैसे कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। एक त्रिभुज का नाम हमने क्या रख दिया? ABC रख दिया। इसका एक कोण कोई भी मान लो, चलो हमने ये कोण मान लिया। एक त्रिभुज जो है उसका नाम है ABC और उसका एक कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। एक दूसरा त्रिभुज भी है, वो इसके दूसरे कोण के बराबर है। दूसरा त्रिभुज हम थोड़ा बना इसलिए बनाएंगे, अभी मालूम चलेगा आगे। इसका नाम रख देते हैं PQR। यानी अगर ये वाला कोण तुम्हें इस कोण के बराबर दिया गया है, इस कोण के क्या दिया गया? बराबर। और साथ में और भी कुछ दिया गया है, तथा इन कोणों को अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, जैसे इसके अंतर्गत मतलब इसके समान बराबर, जितने बड़ा ये त्रिभुज हो उतना ही बड़ा लगभग ये लाइन ऐसे मिला दें। ये ऐसे समझो, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। इसका नाम कुछ भी रख लो, डी रख लो, चलो यहाँ ई रख लेते हैं। कहने का मतलब ये ए बी जो भुजा है वो तुम्हारी किसके समानुपाती है? पी डी के बटे में है। और ए सी जो है वो किसके समानुपाती है? पी ई के बटे में। ये प्रश्न में ही दिया गया है। तुम्हें कौन कौन से मान दिए गए हैं? कोण ए के बराबर में कोण पी दिया गया है और ए बी के बटे में पी डी। समानुपाती का मतलब क्या होता है? बटे में। और AC के बटे में PE, AC के बटे में PE। इतना तो तुम्हें दे रखा। जब इतना तुम्हें दे रखा है तो मतलब ये वाले तुम्हारे दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। कौन सी कसौटी से? साइड एंगल साइड से।
साइड एंगल, देखो साइड और इसको एंगल समझ सकते हैं, इसको साइड, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण फंस गया, तो यानी हमारा ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये छोटे वाले दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज PDE के, समरूप त्रिभुज PDE के समरूप हो जाएगा। लेकिन ये तो चलो तुम्हें समरूप दिया, लेकिन तुम्हें सिद्ध क्या करना है, तुम्हें सिद्ध करना है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप आना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सिद्ध, ये तो तुम्हें इतना दिया ही गया था, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, किसके समरूप है, PQR के समरूप है, इसके हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हम जब देखो इसको हम सिद्ध करते हैं पहले, अब इसको हम सिद्ध करने के लिए देखो कौन कौन सा इसमें नियम लगाते हैं। पहले ये वाली अगर भुजा अगर इसके अगर मान लो समांतर होगी तो कौन सा जब नियम लगाते हैं, समानुपाती प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, समानुपाती प्रमेय समांतर है तो इसमें कौन सी नियम लगा सकते हैं, समानुपाती प्रमेय से मतलब कहने का मतलब ये होगा पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा उठाओ, उससे बाद में क्या होगा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा उठाओ। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, PD, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, PQ है। तो हम ये पहले लिख लेते हैं, तो पहले त्रिभुज का चलो नाम भी लिख लेते हैं, त्रिभुज PDE, या ऐसे लिख लो, त्रिभुज ना लिखो, D समांतर QR के, ये तुम्हें दिया ही गया है, D समांतर किसके है, QR के, D समांतर किसके है, QR के। तो समानुपाती प्रमेय लगा दीजिए PD के बटे में, या पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लिख सकते हो, हम पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लिखेंगे क्योंकि हमें इतनी भुजा आनी है, और बड़े वाले त्रिभुज में से ये वाली भुजा घटा देंगे तो ये वाली भुजा बच जाएगी, तो इसलिए हम ये नियम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर PQ के बटे में कितना लिख लें, PD, ये अभी समांतर जो है मान लो तुम्हें दिया नहीं गया, समांतर अगर अब आना है तो इस प्रकार से भुजा आती है, तो PQ के बटे में तुमने क्या लिखा, PD लिखा, बराबर में बताओ बराबर में क्या रहेगा, PR के बटे में क्या रहेगा, PE, PR के बटे में क्या हो जाएगा, PE दे रखा, इतना तुम्हारा मान लो आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसके पदों में लिखना है, तुम्हें DQ के पदों में लिखना है, DQ और ER के पदों में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, DQ अगर इसमें हम PQ में से अगर PD घटा दें तब ये मान बन पाएगा, तो इसमें हम घटाएंगे कैसे, ये PD ऊपर होना चाहिए, तो इसमें से PD घटाना पड़ेगा, बटे में भी PD घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में माइनस करना पड़ेगा ना। ये ऐसा करो, 1 घटा दो दोनों तरफ, PQ माइनस PD, माइनस का 1 इधर भी घटा दिया, और PR बटे PE में से यहाँ भी 1 घटा दिया, PD एकन, तो PQ माइनस PD एकन PD बटे में कितना PD, और बराबर में PR ऐसे रहने दीजिए, और माइनस का PE, और बटे में कितना PE। अब PQ माइनस PD बताओ, PQ और माइनस PD अगर घटा दें तो इसकी जगह DQ लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना लिखा है, PD लिखा है, बटे में कितना लिखा, PD, और बराबर में PR में से अगर PE घटा दें तो कितनी भुजा बचेगी, ER बच जाएगी, और फिर बटे में क्या रहेगा हमारा, PE रह जाएगा। तो अगर ये वाली देखो भुजा तुम्हारी किसके बटे में आ गई, अब तुम्हारा क्या आ गया, DQ के बटे में PD, कौन सा आ गया, DQ ये है, DQ के बटे में क्या आ गया, PD आ गया, और PE के बटे नहीं, ER के बटे में कौन आ गया, PE आ गया। तब हम ये कह सकते हैं ये वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये वाले कोण कैसे होंगे, ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, ये कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली तुम्हारी कौन सी भुजा बन गई, थिल्द की परिमेय बन गई, कौन सी बन गई, अब थिल्द के अनुसार थे ये वाली भुजा तुम इस भुजा के समांतर कह सकते हो, ये वाली भुजा किसके कह सकते हो, DE। अगर तुम जैसे जब सवाल लगाते थे अगर ये भुजा इसके समांतर होती थी तो तुम क्या लिखते थे, PD के बटे में DQ लिखते थे, और PE के बटे में ER लिखते थे। अगर ये पहले लिखा हो और ये बाद में लिखा, उससे क्या दिक्कत है, इसको पलट भी सकते हैं, देखो दोनों तरफ व्युत्क्रम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, तुम्हें खाली ये समांतर देखना था। तो ये वाली भुजा क्या हो गई, DE के समांतर कौन सी भुजा हो गई, QR के हो गई, तो ये वाला एंगल इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब ये हमारा छोटा त्रिभुज
और ये जो बड़े त्रिभुज दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कौन सी कसौटी लगेगी इसमें, देखो ये वाला कोण तो दोनों में रहेगा, ये वाला कोण किस में रहेगा, चलो ये भी लिख देते हैं। त्रिभुज कौन सा हम स्वरूप कर रहे हैं, त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE, और दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा, PQR, दूसरा त्रिभुज P और Q कितना R। इसमें कौन कौन सा नियम तुम्हें दिख रहा, कोण जो P है दोनों में है, कैसा है, उभयनिष्ठ है, इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। उसके बाद में बताओ ये वाला कोण इस कोण के बराबर, कोण D किसके बराबर, कोण D किसके बराबर, कोण Q के, क्यों कैसे कोण है ये, संगत। कोण E किसके बराबर, कोण R के, कोण E किसके बराबर, कोण R के, ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है। तो कौन सी कसौटी बन जाएगी, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ये दोनों कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज PQR। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए ABC किसके समरूप था, PDE के, ABC किसके समरूप था, उत्तर हो गया समझ लो। ये छोटा त्रिभुज तुम्हारा इसके समरूप था और ये छोटा त्रिभुज ही तुम्हारे बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो कहने का मतलब ABC जो होगा वो PQR के भी तो समरूप होगा, तो इन दोनों मानों से हो जाएगा। अतः हमारा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा है, नोट करिए इसको। देखिए इसका अथवा क्वेश्चन है तीसरे का अथवा, तीसरे का अथवा एक त्रिभुज एक नहीं BL और CM एक समकोण त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें A समकोण बताया गया है, तो A को समकोण मानना सवाल ने कहा है कि इसको A नाम देना, बाकी तुम B और C किसी को मान लो, क्योंकि सवाल ने ही कहा है कि A समकोण है, तो इसको A, इसको B और इसको क्या मान लिया, C मान लिया। बात नहीं करो बिल्कुल। इसके आगे क्वेश्चन में ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर वो वाला ना लगे तुमसे ये वाला क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। टेस्ट जब होगा तो इसको ये अच्छे से समझिए और सही भी है। BL और CM एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC की मध्यिकाएं हैं, BL मध्यिका है और CM भी मध्यिका है। तो BL का मतलब होगा फिर ऐसे मिलाया गया होगा, तभी तो मध्यिका होगा ये, यानी ये मध्यिका यानी मध्य बिंदु पे जितना ये मान है उतना ही है। और BL हो गया, और कौन सा है CM, CM फिर यहाँ से ऐसे मिलाया गया होगा, तो ऐसे फिर ये मध्यिका हो गई, यहाँ पर यम नाम रखा है, ये इसकी मध्यिका हो गई, जितना ये मान है उतना ये मान है। मध्यिका मतलब मध्य बिंदु पे हो गया, दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसमें क्वेश्चन ने कहा तो सिद्ध कीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर का। तो सिद्ध करना है, समझना ध्यान से, सिद्ध करना है कितना, 4BL स्क्वायर और प्लस का CM स्क्वायर बराबर में 5BC स्क्वायर, ये उत्तर लाना है। अब इसमें देखो जो उत्तर लाना है उसके अनुसार त्रिभुज में सूत्र लगाओ। देखो पहले तो इसमें हमारे पास अगर देखे जाए तो समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं इसमें, एक त्रिभुज तो बड़ा वाला तो बन ही रहा था, वो तो ABC है ही, ठीक है। एक दूसरा त्रिभुज ABL भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। एक त्रिभुज ACM भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये भी हमारे 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऐसा करो पहले तीनों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लगा दो। पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बताओ कण कौन सा है, BC, कण कौन सा है, कण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AC स्क्वायर, आधार कितना है। ऐसे सवाल तो कठिन नहीं पढ़ने चाहिए तुम लोगों के लिए। समीकरण कितनी मान ली, दूसरा त्रिभुज ACM में हल कर लेते हैं। त्रिभुज ACM में बताओ, ACM में कण कौन है, CM स्क्वायर, कण कौन सा है, CM स्क्वायर, और लंब कौन सा है, AC स्क्वायर, और आधार कौन सा है, AM स्क्वायर, प्लस का कितना रहेगा, AM का स्क्वायर रहेगा। समीकरण कितनी बन गई। दूसरा त्रिभुज ABL में बताओ, दूसरा त्रिभुज ABL में, ABL में कण कौन सा रहेगा, BL स्क्वायर, BL स्क्वायर, और बराबर लंब कौन सा, AL स्क्वायर, और आधार कौन सा, AB स्क्वायर, आधार कौन सा रहेगा, AB स्क्वायर। समीकरण कितनी बन गई, तीनों त्रिभुजों में हमने पाइथागोरस का नियम लगा दिया। उत्तर कौन सा लाना, BL प्लस CM जोड़ना है। तो BL देखो इस वाली समीकरण में है और CM इस वाली समीकरण में है, मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया जाए। समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जोड़ो। अच्छा
तो BL स्क्वायर में कौन जुड़ जाएगा, CM स्क्वायर। BL स्क्वायर में कौन जुड़ गया, CM स्क्वायर जुड़ गया। चलो इधर वाला जुड़ गया, अब इधर वाले भी तो जुड़ेंगे। AL ये दोनों लिखो ये, और फिर ये दोनों लिख लो। कौन से लिख लेते हैं, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखो ये दोनों लिख लिए, और फिर प्लस लगा के कौन से, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। उत्तर कौन सा लाना तुम्हें, BL CM तो आ गया, बराबर में कौन सा लाना, BC, बराबर में कौन सा लाना, यानी BC ही बचे सब। ये AL और AC ये गायब हो जाएं, और BC देखो किसकी जगह पे आएगा, BC, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पर BC लिख सकते हैं। तो ऐसा करो, जो AL और ये AL और जो कौन से AM है इनको गायब कर दो। AL की जगह पे बताओ कोई, AL की जगह पे AL जो है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का जो है वो क्या यहाँ पर आधा आधा मान है, तो इसलिए हम AL की जगह पर अगर हम AC/2 लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। AC का आधा ही तो AL है, AC का आधा कितना है, तो AL की जगह पे हमने AC का आधा लिख दिया, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। AB तो हमें चलो उत्तर में ही बनाना है, AB को मत लिखो, और AB का मध्य बिंदु चलो दिया गया है ये, AB का लेकिन AB के पदों में लाना ही है, तो ये भी ऐसे ही, AC भी ऐसे ही, लेकिन AM हटाना है। AM ये है, AM किसका था, AM किसका था, AB का, तो AM की जगह क्या लिखेंगे, AB/2, ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, बस हल कर लेंगे। अभी देखो यही उत्तर आ जाएगा, यहाँ गुणा यहाँ करोगे तो AC स्क्वायर बटे में कितने, यहाँ AB स्क्वायर ऐसे ही, AC स्क्वायर ऐसे ही, और यहाँ कितना, AB स्क्वायर बटे में कितना, 4, 4 4 का लासा ले लें, 4 4 का लासा ले ले 4, तो यहाँ AC स्क्वायर, यह 4 की गुणा हो जाएगी, 4 AB स्क्वायर, यहाँ 4 की गुणा हो जाएगी, 4 AC स्क्वायर, यहाँ खाली AB स्क्वायर। इधर क्या चल रहा था, इधर चला तुम्हारा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। 4 की तिरछी गुणा कर ले उत्तर आ जाएगा, 4 गुणे में तो आ रहे हैं, 4 की तिरछी गुणा करेंगे, 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर में, ये भी उत्तर आ गया समझ लो। इनको जोड़ लो, खाली इनको जोड़िए, एक AC में 4 AC जुड़ गए, 5 AC स्क्वायर, 4 AB में 1 AB जुड़ गया, 5 AB स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर समीकरण 1 से देखो कितना है, BC स्क्वायर, और 5 BC स्क्वायर तो लाना था, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5 BC स्क्वायर। इधर जो तुम्हारा चल रहा था ये इसका आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये इसका आंसर है। हाँ खाली तो इसमें मतलब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हल करना है चौथे प्रश्न में। हल करने का मतलब इसको रेखिक में बदल के हल कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, या ऐसे हल कर सकते हो, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो, हम ऐसे हल करेंगे, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 बराबर कर लो, खाली विलोपन से 9 से गुणा यहाँ कर दो, या ऐसा करो खाली इसमें 3 ही से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे, 3 से गुणा करो, यहाँ कितना जाएंगे 4 तियाँ 12/√x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9/√y, और बराबर में 3 तियाँ कितना 9। इनको दोनों को हल कर लो, ये प्लस माइनस के कट गए, ये बट्टे में जब हर समान है तो ऊपर वाले ऐसे जोड़ दो, 12 वाट कितने हो जाएंगे 20/x, 20/√x, और बराबर में 9 कितना हो जाएगा 10, तो 10 से इसको काट देंगे, 10 दूनी कितना 20, तो √x से कन √x बराबर कितना 2, दोनों और वर्ग कर दो, वर्ग करने से रूट हट जाएगा, तो यहाँ रूट हटेगा क्या बचा x, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो गया। लो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, समीकरण कितना 1 से, तो 4 ऐसे ही बटे में √x की जगह तुम 4 रखोगे, और प्लस का कितना 3/√y ऐसे ही बराबर में कितना 3, तो यहाँ 4 और बटे में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना 3/√y बराबर में कितना 3, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 उधर जाएंगे घट जाएंगे, तो 3/√y बराबर में कितना बचेगा 1, और रूट तो इसकी गुणा कर लो, √y 1 √y बराबर 3 1 3, वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ 3 कितने हो जाएंगे 9। ये 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, लो नोट करिए इसको। देखिए चौथे का 8वां प्रश्न, एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में, शांत रहिए, जिसके स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही धारा अनुकूल वापस आने में उसको 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जैसे कोई मतलब मोटर बोट जा रही है, धारा जिधर को चल रही है उधर थोड़ा टाइम कम लगेगा, और जो उधर से तुम आओगे
तो तुम्हें थोड़ा प्रेशर, पानी तो उधर ही चल रहा है, धारा तो उधर ही चल रहा है, तो तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और 1 घंटा वही तुम्हारा ज़्यादा लग रहा है। इसमें यही क्वेश्चन बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले धारा की चाल तुम्हें पता नहीं कितनी है, पानी किस चाल से बह रहा वो नहीं तुम्हें पता है, और वही मालूम तुम्हें ज्ञात करना है। तो माना धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा, ये भी सवाल बढ़िया होता है, माना धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो हमारा जो मोटर चल रहा है, जो स्थिर जल में जो मोटर चल रहा है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा। तो अच्छा, जब मोटर जाएगा उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ पानी की चाल होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी जब धारा के अनुकूल जाएगा। तो धारा के अनुकूल में चाल, धारा के अनुकूल में चाल, अनुकूल में चाल, दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी x में से 18 उसके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उसको समय कितना लग रहा है ये भी दिया कि नहीं, समय नहीं है, मान लेंगे समय 24 किलोमीटर जाना है इसको। दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर उसको आना है। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। जब वापस आता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अभी समय हम t मान लेते हैं, अभी समय कितना मान लेते हैं, समय t घंटा मान लो, हमने मान लिया। अनुकूल के लिए बाद में समीकरण बनाएंगे, पहले इसमें सूत्र लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना माना, दूरी कितनी है, चाल कितनी है, समीकरण कितनी मान लेंगे। अब धारा के तुमने अनुकूल लिखा था, अब इसको वापस आना है तो धारा के प्रतिकूल में चाल, धारा के प्रतिकूल में चाल। कोई बताए चाल कितनी हो जाएगी प्रतिकूल में चाल, जो पानी की चाल होगी वो घटेगी। मोटर वाली चाल में से पानी वाली चाल के प्रेशर पड़ेगा, मोटर वाली चाल में से पानी वाली चाल घट जाएगी, तो कितना होगा, x माइनस 18, नहीं गलत बता रहे हो। मोटर की चाल है 18, 18 में से जो पानी की चाल होगी वो घटेगी, 18 माइनस x कितनी होगी। अगर लिख सकते हो तुम, मतलब क्या तुमने बोला था, x माइनस 18 बोला था, लिख सकते हो, लेकिन उत्तर फिर माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा जो नियमों के अनुसार चलो। अच्छा, तुम उधर से वापस आओ, प्रेशर जो पड़ रहा होगा वही तो चाल कम करने की कोशिश करेगा, और धारा की चाल में प्रेशर पड़ रहा, मोटर जो 18 है, 18 की जो तुम स्पीड फीड कर दोगे 18 थोड़ी ना कम हो जाएगी, जितना प्रेशर कम पड़ेगा उतनी चाल तुम्हारी कम हो जाएगी, मतलब धारा की चाल उसमें से घटा दी जाएगी। तो हम क्या करें, सोचते या फिर से लगाओ, तो शायद दूरी तो वही है, दूरी कितनी है, वापस तो वहीं आना है। समय कितना लगा बताओ, पहले से 1 घंटा अधिक लगेगा, चाल कम हो जाएगी ना, तो पहले से t लग रहा था, अब कितना लगेगा, t प्लस 1। फिर से सूत्र समय बराबर दूरी बटे चाल। सूत्र क्या मान रख दो, समय कितना, दूरी कितना, चाल कितनी, t की जगह समीकरण 1 मान रख लो, यहाँ पर t की जगह कितना है, 24 बटे 18 प्लस 1 लिख लो, चाहे इसको चाहे x प्लस 18 लिख लो, बात एक ही है। और प्लस का कितना, 1 को इधर ले जाओ काहे का, और ये संख्या इधर ले क्या काहे की, माइनस की। 1 उधर क्या काहे का, माइनस का। 24 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 बटे 18 प्लस x, 1 बटे 18 माइनस x, बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 1। 18 की यहाँ गुणा कराओ, 18 माइनस x, 18 प्लस x की गुणा कराओ, 18 माइनस x, 18 की गुणा, 18 के गुणा 324 प्लस माइनस x, जो 24 थे वो बटे मिलाएंगे, 1 बटे 24। यहाँ कौन सा अंक कट रहा, 18 से 18 कट गया, माइनस के कितने x हो गए, 2x हो गए। फिर इसी गुणा करा दो माइनस की 2x की, 24 दूना कितने हो जाएंगे, माइनस के 48x, कितने हो जाएंगे, और माइनस माइनस ऐसा करो वो प्लस हो गया, ये वाला माइनस गायब हो गया। इसकी यहाँ इसी गुणा करा दो, 324 माइनस x², ये x² को इधर लाएंगे प्लस का, 48x तो इधर ही थे, 324 इधर आए माइनस के, बराबर में 0। 324 में ऐसे गुणनखंड करो, 48 आ जाए, बस इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखो इसके आगे गुणनखंड कर लीजिए, इसमें 354 में से गुणनखंड करो, 324 में कि 48 आ जाए। तो बड़ी संख्या के गुणनखंड इस प्रकार कर लिया करो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 संग 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, और यहाँ 27, 3 से कट जाएगा, तो यह 9 से काट दो डायरेक्ट, 9 में 81, और 9 एकम 9 से नहीं काटोगे फिर बन ही नहीं पाएगा उसमें, 3 से काटो 81, 3 से काटो, 3 दूनी 6,
2 बचे 3 7 21 और 3 9 27। अब यहाँ देखो 48 आना है तो 48 से ऊपर चला जाए क्योंकि घटा नहीं पाना है। 9 3 27 और 27 दूनी 54 और 54 तो चलो हो गया। अब ये 3 दूनी कितने 6, तो 54 और 6 बन गए। 54 से 6 घटाओ 48 बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 54 एक्स में से 6x घटा दें और माइनस के कितने 324 बराबर में 0। इसमें हम x का कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 बचेगा और 6 का कॉमन ले लेंगे और 6 का इसमें हमने 54 बार अगर गुणा करेंगे तो 324 होगा। तो x प्लस 54 हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर में कितना बचेगा 0। यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, हमें प्लस का उत्तर चाहिए तो x का मान जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 5वें के 2 प्रश्न मात्र इसमें रह गए हैं। 5वां जो प्रश्न है, एक अर्धगोला एक लंबवती शंकु है और दोनों को एक में जोड़कर एक निर्मित किया गया है। जैसे एक अर्धगोला था, एक मान लो शंकु था। चलो ये शंकु था ऐसे और इसी में ऐसे एक अर्धगोला है, दोनों एक में दोनों क्या कर लिए जोड़ लिए गए। तो अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा, यदि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण आयतन दिया गया है तुम्हें तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये संपूर्ण आयतन तुम्हें पहले ही दे रखा है, कितना दिया गया है 45 पाई घन सेंटीमीटर। ये तुम्हें इतना पहले आयतन दे रखा है इसमें। और शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये वाली शंकु की ऊंचाई है एच का मान 9 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या होगी दोनों की उभयनिष्ठ त्रिज्या इसको कहेंगे, वो तो दोनों में यही रहेगा। तो इसका उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या ही ज्ञात करोगे तभी व्यास होगा। तो हम देखो क्या करते हैं, पहले संपूर्ण आयतन लगाते हैं। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस सूत्र लगा देते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 45 पाई ऐसे रहने दीजिए। कॉमन हमें इसमें से कौन सा मिल जाएगा, चलो पाई को कॉमन ले, पाई/3 को कॉमन ले लेते हैं। पाई/3 को हमने कॉमन ले लिया तो पाई/3 कॉमन लिए तो बचा कितना आर स्क्वायर इंटू एच। आर भी कॉमन था, आर भी कॉमन ले लो क्योंकि आर दोनों का एक जैसा है ना। पाई आर स्क्वायर बटे में 3 कॉमन ले लो और इंटू में कितना बचा यहाँ एच और यहाँ 2r बचा खाली। कितना बचा 2r बराबर में कितना 45 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, मान रख दो। r का मान कितना ज्ञात करना है, बटे में 3 ऐसे ही। h का मान कितना 9 और 2r ऐसे ही, r हमें ज्ञात करना है। बराबर में कितना 45। 3 की गुणा कर दो 45 की, r की यहाँ गुणा कर दो 9r स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2r क्यूब। कितना बन जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ इसकी 45 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 45 से 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा। अब तुम्हें इसमें घात 3 वाला आ गया गुणनखंड, तो इसमें तुम्हें ऐसे अपने पास मान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा 135 बन जाए। इसमें r का मान कितना रखें कि 135 हो जाए। चलो 2 रखें, 2 दूना 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यहाँ 2 रखें तो 8 और 8 दूनी कितना 16, नहीं हो पाएगा 135। 3 रखो, 3 तियाँ और 9 में कितना हो जाएगा 81। यहाँ 3 रखो, 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 ये बन गया। तो इसमें अपने पास से मान रख देंगे r बराबर 3 रखने पर। r बराबर कितने रखने पर 3 रखोगे तो देखो 9 ऐसे ही यहाँ पर हमने कितना रख दिया 3 का स्क्वायर रख दिया 2। यहाँ r की जगह भी 3 का रख दोगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 135। अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं r का मान 3 सही है। तो यहाँ 9 में 81 हो जाएगा। यहाँ 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे बराबर 135। इनको जोड़ दोगे तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 135 बराबर 135। अतः इसका r का मान जो 3 तुमने रखा था वो सही है। अतः यहाँ पे जो r का मान है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें व्यास चाहिए था तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो 2r सूत्र हो जाएगा। 2r और r की जगह कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अपने आप नियम रख सकते हो क्योंकि इसका तुम्हें घनमूल अगर करना है मान निकालना है तो ऐसा मान रखो कि दोनों बराबर आ जाए। 1 रख के देखा नहीं आया, 2 रखे रखा तब भी नहीं आया, 3 रखे कोई ना कोई मान आ ही जाएगा। और नहीं तो अपना भाग भी से लगा सकते हो। देखो ये तो किताब में इसका सवाल, ये भी 5वें का अथवा भी चलो हम लगा देते हैं। लास्ट सवाल है इस सेट का, ये सेट कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें कहा गया 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। कुआं तो जो खोदा जाता है वो बेलनाकार होती है आकृति। ये मान लो इसको कुआं जो है वो 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है ऐसे। इसकी जो यहाँ तक ऊंचाई समझ लो हो गई, वो कितनी हो गई, 14 मीटर गहराई हो गई। और इसका जो व्यास था वो 3 मीटर था। व्यास कितना था, तो त्रिज्या कितनी बचेगी, 1.5 मीटर। त्रिज्या कितनी बचेगी, 1.5 मीटर। यानी ये वाली त्रिज्या बोलो नहीं, अब ये त्रिज्या बचती कितनी, 1.5 मीटर। अब जो इसमें से जो मिट्टी निकली है, इस सवाल में कहा गया इसमें से जो मिट्टी निकली है वो उसके चारों ओर के बले आकार बनाया गया, बाहर एक बांध बनाया गया। समझते हो, जैसे कुआं में कहीं कहीं बाहर बना भी होता है, बाहर तो ऐसे देखो इस प्रकार हम बना देते हैं। आकृति उसकी भी होगी बेलनाकार, लेकिन वो खोखला बेलनाकार हो जाएगा। इस प्रकार बांध बनेगा। इस बले पर तुम ऊपर चढ़ के घूम भी सकते हो चारों तरफ। ये बले आकार है, ये इस प्रकार से बना है। अब इस जो मिट्टी का जो आयतन होगा वो इस कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी ही तो बाहर बनाई गई है। तो यहाँ जो सूत्र लगेगा, कुएं का आयतन बराबर जो बाहर बांध बना है उसका आयतन। ये भी बेलन है, ये भी बेलन है, लेकिन ये जो बेलन है ये खोखला बेलन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़े वाले बेलन में से अंदर वाला जो बेलन होगा, क्योंकि खाली हमें मिट्टी का आयतन के बराबर करना है, जो अंदर जो है वो मिट्टी नहीं है। यहाँ तो जो था वो तो गड्ढा बन गया था, वो तो बेलनाकार का बन गया था। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा, कुएं का आयतन यानी बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बाहर निकले हुए बांध का आयतन या मिट्टी का आयतन, बाहर निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। तो कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन। क्या सूत्र लगाएं, पाई आर स्क्वायर एच लगाएं। क्या लगाएं, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बाहर निकले हुए मिट्टी का आयतन, इसका मतलब ये समझो, पहले इस वाले में से इसकी त्रिज्या r1 मान लें, एक की त्रिज्या कितनी मान लें, लेकिन यहाँ पर ये तो बात एक ही थी, ये r थी, तो इसको यहाँ तक कैपिटल R मान लो। अब कैपिटल R तुम यहाँ मान चुके हो, तो यहाँ आया था, यहाँ तो R ही तुम्हारा दिया गया, यहाँ R ही रहेगा, और खाली ये तुम्हारा कैपिटल रहेगा, क्योंकि R तो वो दोनों के लिए है। तो ये तुम्हारा कैपिटल यहाँ स्मॉल R रहा, और उसके लिए कैपिटल R मान लेते हैं। तो बड़े वाले, और इसकी ऊंचाई कुछ मान लेते हैं स्मॉल h, इसकी ऊंचाई भी तो कुछ ना कुछ रही होगी। तो यहाँ हम लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच में से, बड़े आर मतलब बड़े बेलन में से छोटा अंदर वाला जो है ये वाला, उसको घटा दो, पाई आर स्क्वायर और एच इतना घटा दीजिए। अब इनमें मान हमें कुछ दिए गए हैं, इसका तो मान दिया ही गया है, और चौड़ाई भी दी गई, इसकी नहीं दी गई है। कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार चौड़ाई दी गई, 4 मीटर चौड़ाई कितनी दी गई, ये 4 मीटर है। तो कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे तो कैपिटल R का मान हो जाएगा 1.5 में हम अगर 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा। बस कामन रे के मान रख देते हैं। कामन इसमें मैं किसका मिल जाएगा, यहाँ पर पाई, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसे, इसमें से पाई हमें किसका, पाई एच का कामन मिल जाएगा। छोटे एच का मान हमें ज्ञात करना है, पाई एच का कामन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई। अभी मान नहीं रखेंगे, एक साथ में अभी रखेंगे एक बार, और यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक साथ में सबके मान रख देते हैं। छोटे आर का मान कितना था, 1.5, स्क्वायर है तो कितनी बार, 2 बार। कैपिटल एच का मान 14, बराबर में स्मॉल एच का मान हमें ज्ञात करना है। कैपिटल आर का मान 5.5, स्मॉल आर का मान 1.5, और कैपिटल आर का मान 5.5 और 1.5 माइनस का। बातें नहीं हो, 1.5 गुणे 1.5 गुणे 14 ऐसे ही, यह चाहिए थे। इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे, 7। इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7.0 नहीं 7। इनको घटाओ कितने बचेंगे, 4। कितने बच जाएंगे, 4। काट दो इसको, 7 1 7 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 15 15 की गुणा 15 15 की गुणा 225, बराबर में कितना बचा, 2h। एच का मान निकालेंगे, 2 बटे में आ जाएंगे, 225 के बटे में 2, 2 से भाग करो, 2 एकन 2 दूना 2 पंचे। तो हमारी जो उसकी बांध की जो ऊंचाई होगी वो 1.125 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया। ये हमारा अब सेट कंप्लीट हुआ, सेट 2 2023 का।
बाकी सेट 30 तीसरा जो है वो अगले वीडियो में स्टार्ट होगा।